Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपने क्लास 8 तक हिस्ट्री पढ़ा होगा, जियोग्राफी पढ़ा होगा, जियोग्राफी में एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सिविक्स पढ़ा होगा। तो क्लास 9 से क्या है, एक नया सब्जेक्ट ऐड होता है आपके करिकुलम में जो कि है इकोनॉमिक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप फर्दर डिग्रीज में परस्यू करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए। इस करिकुलम में आपकी एक नई बुक एडेड है इकोनॉमिक्स की। बेसिक हम चैप्टर 1 में तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी टर्म्स ही पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या हैं इकोनॉमिक्स के, एंड धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। फाइन। तो इकोनॉमिक्स का 9th क्लास का चैप्टर 1 है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक विलेज की स्टोरी इसमें है पूरे चैप्टर में, एंड उसी से हम क्या है इंट्रोडक्टरी टर्म्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के। फाइन। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हम स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। The story of village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production. Fine. And this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Basics जो है हम इसमें introductory कुछ terms पढ़ेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड। फाइन। इसीलिए जो है यहाँ पे इस चैप्टर में एक स्टोरी का बेसिस दिया हुआ है ताकि इजीली जो है कॉन्सेप्ट्स को समझा जा सके। फाइन। एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे यहाँ पे लोग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, तो उन सभी के थ्रू हम क्या है बेसिक्स पढ़ेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, एंड कुछ टर्म्स जो है इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेसिक टर्म्स वो पढ़ेंगे। तो पालमपुर क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, एंड यहाँ पे स्टोरी में क्या है कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. पालमपुर जो विलेज है, जो हाइपोथेटिकल विलेज है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर आप कभी गांव में विज़िट करते हो या आप किसी गांव में रहते हो तो आप देखते होंगे ना कि गांव में जो है बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे मोस्टली लोग क्या है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मोस्टली लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग डेयरी में भी इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे ही इस विलेज की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो इस विलेज में पालमपुर में जो मैक्सिमम लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, फार्मिंग में। फाइन। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग परफॉर्म करते हैं। क्लियर। मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। और उसके अलावा जो कुछ और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो कि लोग परफॉर्म करते हैं वो कौन सी है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ये बहुत ही कम लोग जो हैं, जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 में से मान लो 60 to 70% जो है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ बाकी 10% जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाकी जो लोग हैं डेयरी में इन्वॉल्व हैं, लाइफ स्टॉक है उनके पास, एंड जैसे कैटल है उनके पास तो दूध बेचने जा रहे हैं कहीं, तो ये भी क्या है एक एक्टिविटी है ना। फिर कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्या है एक गांव में बहुत सारे लोग सर्टेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो मेन एक्टिविटी क्या है इनकी, फार्मिंग है। फाइन। तो मेनली लोग एग्रीकल्चर करते हैं वहाँ पे। These production activities need various types of resources, natural resource, man-made items, human effort, money, etc.
ये अगर कोई भी एक्टिविटी करना आप चाहते हो, जैसे फार्मिंग अगर आपको करनी है तो फार्मिंग में बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, है ना। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आपको क्या चाहिए, सीड चाहिए पहले, फाइन। आप सीड्स लेकर आओगे, सीड पहले प्लोइंग करोगे फील्ड की, सीड्स को सो करोगे, ठीक है, उसमें आप मेन्योर फर्टिलाइजर्स भी दोगे, बाद में उसको हार्वेस्ट भी करोगे। तो ये क्या है, सर्टेन एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो ना अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए। तो ऐसे ही क्या है, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। कौन कौन से रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जैसे एग्रीकल्चर में आपको क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्स, लैंड चाहिए, बिना ज़मीन के तो खेती नहीं हो सकती, है ना। तो लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। पानी चाहिए, फाइन। अब पानी आप रेन वाटर पे भी डिपेंडेंट हो सकते हो, जैसे इंडिया में सभी जो फार्मिंग करते हैं वो सारे क्या है, मोस्टली रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं, और कुछ जो बहुत ही प्रॉस्परस एरियाज़ हैं वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो पानी भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, लैंड भी नेचुरल रिसोर्स है, कुछ मैन मेड आइटम्स भी चाहिए, सीड्स भी चाहिए, कुछ मशीन्स भी चाहिए, हमें ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, फाइन, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट, लेबर भी चाहिए, है ना। बिना फिजिकल लेबर के खेती तो नहीं हो सकती है ना कुछ तो आपको ह्यूमन एफर्ट करना ही पड़ेगा। और पैसा भी चाहिए, कुछ सामान लाना है, कुछ चीज़ें लानी है तो मनी भी रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हमने बोला कि इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो वो रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट एंड मनी ऑल्सो। तो इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए किसी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इंट्रोडक्शन क्या है, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. Many kinds of transport are visible on this road. जैसे ये आप गांव पालमपुर का पिक्चर इमेजिन कर लो, फाइन। तो ये क्या है, फेयरली वेल कनेक्टेड है, रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी है। जो नेबरिंग विलेज, ये जो रायगंज है, ये एक बड़ा विलेज है, 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। यहाँ के लिए भी क्या है, अच्छी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। जो दूसरा एक टाउन है शाहपुर, ये भी फेयरली वेल कनेक्टेड है पालमपुर से। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स जो हैं इस रोड पे अवेलेबल हैं, जैसे बुलेट कार्ट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, किसी के अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे फेयरली वेल कनेक्टेड रोड्स हैं एंड ट्रांसपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, फाइन। तो ये इंट्रोडक्शन था। Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पालमपुर में क्या है, जो रोड्स हैं वो फेयरली वेल कनेक्टेड है, जैसे शाहपुर से, रायगंज से। तो क्या है, रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, बहुत सारे जैसे आपको टोंगेज, बुलक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स, तो अलग अलग क्या है ट्रांसपोर्टेशन दिख जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी है यहाँ पे, तो इरिगेशन का सिस्टम भी अच्छा है यहाँ पे, स्कूल्स भी हैं एंड हेल्थ केयर भी है। तो जो बेसिक सर्विसेज चाहिए एक विलेज में, वो यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं इस विलेज में। तो इसके थ्रू हम प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small-scale manufacturing, transport, shopkeeping, etc. तो यहाँ पे क्या है, farm activity. Farm activity मतलब agriculture, फाइन, कि आप खेती कर रहे हैं। इंडिया हमें पता है कि मेनली मोस्टली एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, फाइन। इंडिया मोस्टली जो है लोग एग्रीकल्चर करते हैं।
अराउंड 60% अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से ही आता है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या हैं? फार्मिंग के अलावा वाली एक्टिविटीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, है ना, डेयरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के, अदर देन फार्मिंग। तो इंडिया में क्या है, फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है प्रोडक्शन की, कुछ और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ क्या है, नॉन फार्म, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का एम क्या है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें है उनको प्रोड्यूस करना। फाइन, तो द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की हमें ज़रूरत है उनका प्रोडक्शन करना। सिंपल। सो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोडक्शन की। कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन की 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड। फाइन, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली कि जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनको प्रोड्यूस करना। जैसे आपको फाइनली आप व्हीट प्रोक्योर करते हो ना, तो आपको व्हीट की ज़रूरत है, तो व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है। फाइन, तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। तो 4 रिक्वायरमेंट्स है। पहली है लैंड और बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं, ये स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। स्किल्ड जैसे जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल हो, जो पढ़े लिखे हों। अनस्किल्ड मतलब जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल ना हो। पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो कि काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे? लेबर में। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can do manual work. जैसे अगर खेती करनी है, जो फार्मिंग जो मेन एक्टिविटी है, वहाँ पे किस टाइप के लेबर की रिक्वायरमेंट है? वहाँ पे जनरली अनस्किल्ड, जो जिनके पास बहुत ही हाईली स्पेशलाइज स्किल ना हो, वो लोग वर्क करते हैं, अनस्किल्ड लेबरर्स। स्किल्ड लेबर मान लो कोई कि जैसे कि कोई कंपनी है स्पेशलाइज्ड एंड वहाँ पे कुछ केमिकल्स का काम हो रहा है, कुछ केमिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है? एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है ना, जिसको उस केमिकल्स की नॉलेज हो। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है? स्किल्ड लेबर की। फाइन, तो ये डिफ्रेंशिएशन है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या है? द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम 4 रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड एंड प्लस अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लैंड को ही आप मेनली कंसिडर करना। सेकंड क्या है? लेबर। थर्ड क्या है? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल हम क्यों बोल रहे हैं इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। एंड फोर्थ क्या है? ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल क्या है कि जो इनपुट्स जो चाहिए, जिन इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है हर एक स्टेज पे, उनको बोला गया फिजिकल कैपिटल। जैसे अगर खेती का ही हम एग्जांपल लें तो सीड्स चाहिए ना हमें इनपुट में, सीड्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, है ना, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। ये क्या है? ये इनपुट्स है ना, इनपुट्स है ये। फाइन, और लैंड तो हमें चाहिए, लेबर भी चाहिए,
फिजिकल कैपिटल हमें मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, टूल्स चाहिए, तो ये क्या है, ये क्या है, ये फिजिकल कैपिटल का पार्ट है। फाइन। फोर्थ क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का एक अलग से चैप्टर है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल क्या है कि जो इनपुट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं हर एक स्टेज पे, उनको बोला गया फिजिकल कैपिटल। इसमें रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, मनी, मतलब पैसा, ये सारी चीज किस में आएगी, फिजिकल कैपिटल में। What are the items that come under physical capital? Physical capital में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये किसका पार्ट है, फिजिकल कैपिटल का। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, टूल्स जो है मतलब सिंपल टूल्स भी हो सकते हैं एंड सोफेस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी हो सकते हैं। जैसे सिंपल टूल मतलब जिससे हम प्लो करते हैं ना, प्लोइंग जिससे करते हैं, तो वो सिंपल टूल है। सोफेस्टिकेटेड मशीन्स जैसे जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स या कोई और इक्विपमेंट्स, तो ये क्या है, ये टूल्स हैं। तो ये किसका पार्ट है, फिजिकल कैपिटल का। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आर ऑल अ पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल। और फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे इंडिया की पॉपुलेशन हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही ज़्यादा है, सेकंड टू चाइना, फाइन, 140 मिलियन। तो ये जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर इनको प्रॉपर स्किल दी जाए, फाइन, प्रॉपर स्किल, प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर क्या, हेल्थ, अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों में इन्वेस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन कैपिटल का। क्योंकि अगर एक कोई बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाए, अच्छी स्किल्स इनकलकेट की जाए, तो वो क्या करेगा, इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूशन देगा अपना, तो वो क्या है, हमारे लिए एसेट हो गया ना। तो वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। तो हमने ये 4 रिक्वायरमेंट्स देखी, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको क्या बोला गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर लेबर, तीसरा फैक्टर फिजिकल कैपिटल, फोर्थ फैक्टर ह्यूमन कैपिटल। फाइन। तो ये 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, हमें लैंड चाहिए, बिना ज़मीन के तो खेती नहीं होगी, लैंड चाहिए, लेबर भी चाहिए, उस पर काम करने के लिए आपको ह्यूमंस की भी रिक्वायरमेंट है ना, फिजिकल कैपिटल, टूल्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल, सीड्स चाहिए, पैसे चाहिए, मशीन्स चाहिए, है ना। तो फिजिकल कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है एंड ह्यूमन कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट है। ह्यूमन कैपिटल की फार्मिंग में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें स्किल्ड लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। फाइन। तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. Fixed capital वो चीज़ें होती हैं जिनको कि हम बहुत सालों तक यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, जैसे कि अगर हमने कोई मशीन परचेज की है ना, अगर खेती करनी है, हमने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर ऐसा तो नहीं है कि बस 6 महीने चलेगा या जितने टाइम हमें एक सीज़न के लिए चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सालों तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका यूसेज है। फाइन। तो ये क्या है, टूल्स, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स भी ऐसा तो नहीं है कि एक बार बन गई उसके बाद फिर 6 महीने में बनानी है ना, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, ओवर मैनी ईयर्स, बहुत लंबे समय तक इनकी लाइफ है, तो इसलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल बोला गया। कौन सी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड।
Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Raw materials और money ये एक ऐसी चीज़ है कि ये फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अगर मान लो खेती करनी है, आपको रॉ मटेरियल, आपको बीज चाहिए, आपको पैसे से इमीडिएट कुछ खरीदना है, तो वो तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। फाइन, तो उसकी क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। तो रॉ मटेरियल्स और मनी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आता है। जैसे पॉटर जो क्ले यूज़ करता है तो वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं है ना, वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसकी। तो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आते हैं। जैसे कि कुछ मनी आपको चाहिए कि कुछ और ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है इमीडिएट यूज़ पे, रॉ मटेरियल्स और मनी जो है उसको क्या बोला गया हमने, वर्किंग कैपिटल। फाइन, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल कैपिटल पढ़ी, फाइन, और दूसरा क्या था, ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें क्या है हमारे पास, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग। फिक्स्ड में क्या है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। इसमें क्या है, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड। फाइंड, ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल का। फिजिकल कैपिटल में हमने क्या देखा, फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है कि जो लंबे समय तक चले, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। वर्किंग कैपिटल कौन सी हुई, जैसे रॉ मटेरियल जो इमीडिएट यूज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो उसके लिए हमने जो पैसे रखे हुए हैं उस पैसे से हम सामान खरीद लेंगे, तो वो क्या है, वर्किंग कैपिटल की चालू कैपिटल है, रनिंग कैपिटल है। फाइन, फिक्स्ड कैपिटल क्या है कि ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फाइन, फार्मिंग इन पालमपुर। अब हम देखेंगे कि फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में। तो पहला पॉइंट है कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड जो है वो फिक्स है। लैंड फिक्स कैसे है कि जैसे जब मान लो इंडिपेंडेंस के बाद से जब लैंड एक्ट्स आ रहे थे, धीरे धीरे लैंड एक्ट बन रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि टोटल लैंड हमने डिवाइड कर ली थी और उसके बाद जो टोटल लैंड जिस पे एग्रीकल्चर होना था ना, वो उसके बाद बढ़ा नहीं, वो फिक्स्ड हो गया। तो तब उसी से ये आया है कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। फाइन, जितना लैंड हमारे पास है हम उस पर खेती करेंगे, हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड है। तो फार्मिंग जो है हमने देखा कि ये मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% जो लोग हैं पालमपुर के वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। फाइन, कितने परसेंट, 75%। एक बेसिक कंस्ट्रेंट क्या है कि लैंड जो है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अगर आपके पास इतनी लैंड है तो ये फिक्स्ड है, आप बार बार इसी पे खेती करोगे, आपके पास ये वाली लैंड नहीं है। फाइन, तो ये लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या है, फिक्स्ड है। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या सेम लैंड पे अगर इतनी लैंड है हमारे पास, तो मान लो पहले जैसे अगर 1000 kgs का कुछ प्रोडक्शन होता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसी लैंड पे हम 1000 से 1500 कर पाएँ? इज़ इट पॉसिबल? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो खरीफ का सीजन है, 2 सीजन्स होते हैं ना हमारे पास, खरीफ एंड राबी। तो खरीफ की क्रॉप्स एंड राबी की क्रॉप्स। एक और सीजन होता है, जायद बोलते हैं उसको, 2 मंथ्स के लिए होता है, जो समर्स में होता है। राइट, मेनली ये 2 सीजन होते हैं, खरीफ एंड राबी। तो पालमपुर में खरीफ सीजन में क्या फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, ज्वार एंड बाजरा, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है,
इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? अप्रॉक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के टाइम, ठीक है। और उसी टाइम क्या है, ये सो किया जाता है, ठीक है। और इसकी ये भी मतलब अक्टूबर नवंबर इस टाइम तक सो कर देते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है? मार्च अप्रैल के अराउंड, फाइन। तो खरीफ में फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? ज्वार एंड बाजरा। और इन प्लांट्स को कैटल फीड की तरह भी यूज़ किया जाता है, जो चारा खिलाते हैं उसकी तरह भी इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो इन्होंने क्या बोला कि रेनी सीजन में, सपोज इनका जैसे अगस्त सितंबर का जो सीज़न है उसमें इन्होंने ये चीज़ें ग्रो करी। फिर इन्होंने बोला कि अक्टूबर एंड दिसंबर में, अक्टूबर टू दिसंबर इन्होंने क्या किया, बीच में पोटैटोज ग्रो कर लिए। विंटर सीजन जो राबी का सीजन आता है उसमें इन्होंने क्या किया, वीट। जो राबी है उसमें मोस्टली क्या है, वीट प्रीडोमिनेटेड है। वो खरीफ क्या है, जहाँ पे होता है वहाँ पे राइस डोमिनेटेड है। जहाँ पे इनकी फार्मिंग होती है वहाँ पे, हर जगह तो राइस और वीट नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से इन्होंने अपने सीजन्स को डिवाइड किया हुआ है कि हम ज्वार एंड बाजरा ग्रो करेंगे, बीच में कुछ महीनों में हम आलू उगा लेंगे, फिर हम विंटर सीजन में, रबी के सीजन में वीट ग्रो करेंगे, फाइन। तो इस तरह से क्या है कि साइमल्टेनियसली ग्रो करने से इनका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाता है इस लैंड पे। From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once a year. तो जो wheat production हुआ, मान लो इनका wheat 1500 kg प्रोड्यूस हुआ किसी नॉर्मल स्मॉल फार्मर का, तो उसने क्या किया, अपने जो क्या बोलते हैं, अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए जितना उसकी फैमिली को कंज्यूम हो जाए उतना उसने रख लिया। और उसका बाकी का बचा हुआ, मान लो उसने कुछ 1200 kgs, बाकी उसको मान लो किसी और को देना है, अपनी फैमिली के लिए रख लिया, अपनी नीड्स के लिए रख लिया, और बाकी क्या किया उसने, मार्केट में बेच दिया, फाइन, मार्केट में बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, उसको इनकम आई। और जो एक पार्ट है जैसे लैंड एरिया का, जैसे इन्होंने खरीफ में ज्वार बाजरा किया, अक्टूबर दिसंबर में पोटैटो किया, रबी में वीट किया, तो साइमल्टेनियसली ये क्या करते हैं, शुगर केन भी ग्रो करते हैं एक साथ। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये विंटर्स में क्या करेंगे, रबी में वीट करेंगे, ये खरीफ में बाजरा एंड ज्वार करेंगे, शुगर केन वंस अ ईयर, एक ही बार, और अक्टूबर दिसंबर में ये पोटैटो ग्रो करेंगे। तो इस तरह से क्या है, इनकी फार्मिंग एक्टिविटी होती है पालमपुर में। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी पहले आ गई पालमपुर में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पहले आई तो इरिगेशन का सिस्टम अच्छे से डेवलप हुआ, मतलब पानी अच्छे से दिया जा सकता है फसलों को, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का कि सिस्टम ऑफ इरिगेशन अच्छा हुआ। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो फार्मर्स हैं पालमपुर में एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, और उसके अलावा 3rd क्रॉप भी ग्रो कर लेते हैं। जैसे मान लो ये वीट और बाजरा वहाँ की मेन क्रॉप है, तो उन्होंने एडिशनली क्या किया, पोटैटो को ग्रो करने लगे एज 3rd क्रॉप। और ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उनके पास सिस्टम ऑफ इरिगेशन अच्छा है। इरिगेशन किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज भी वहाँ पे अच्छी हैं। One way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield is measured as the crop produced on a given piece of land during a single season. तो एक तरीका हमने क्या देखा, जो हम बात कर रहे थे कि मान लो इतनी फार्मिंग लैंड है उनके पास, तो अगर उनका 1000 किलो पहले प्रोडक्शन होता था तो बाद में 1500 हो जाए, तो इसके क्या तरीके थे। एक तो हमने देखा कि मल्टीपल क्रॉप्स,
है ना। मल्टीपल क्रॉपिंग से ये पॉसिबल था। मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे कि रबी में उन्होंने अलग व्हीट सो कर रहे थे, खरीफ में बाजरा, फिर बीच में पोटैटो भी एंड एक बार शुगर केन भी। तो ये क्या है, मल्टीपल क्रॉप्स हो गई ना। तो एक तरीका तो ये हुआ कि इससे क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गया। दूसरा तरीका है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, कुछ नए टेक्निक्स यूज की जाएं ताकि ईल्ड बढ़ जाए। ईल्ड क्या है, yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। एक सिंगल सीजन में इस लैंड पे कितनी जो है क्रॉप्स प्रोड्यूस हुई, वो क्या है, वो yield है कि इस पर्टिकुलर लैंड की yield इतनी है। एक पर्टिकुलर सीजन में एक पीस ऑफ लैंड पे कितना जो है फसल उगेगी, कितनी फसल होगी, वो yield कहलाती है। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds। ये important है यहाँ पे, high yielding variety of seeds। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। HYV seeds जब आए तो ये एक रेवोल्यूशन था इंडिया में। कैसे रेवोल्यूशन, ऐसे था कि लेट 1960s में ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाया बाद में। इसमें क्या हुआ कि एक जो नॉर्मल सीड्स होते हैं, ट्रेडिशनल सीड्स, फाइन, ट्रेडिशनल सीड्स, और दूसरे कौन से, ये हाइब्रिड सीड्स, फाइन। हाइब्रिड सीड्स थे जिनको कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बोला गया। तो नॉर्मल सीड्स जितना ग्रो करेंगे उससे कहीं ज़्यादा गुना जो है ये सीड्स ग्रो करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम कि व्हीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स को ये हाइब्रिड सीड्स दिए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स दिए। इससे क्या हुआ कि उनकी फार्म लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। पहले अगर 1000 होता था तो बाद में 3000 होने लगा, फाइन। तो इतना डिफरेंस आया, इतना डिफरेंस आया किसमें, प्रोडक्शन में, कि पहले अगर 1000 kg प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी जगह 3000 kg होगा। किसकी वजह से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की वजह से। तो जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ मतलब ज़्यादा बेनिफिट हुआ फार्मर्स को, इनकम अच्छी हुई, लैंड उतनी ही थी लेकिन उस पर क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला, कि जब व्हीट एंड राइस का कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ किए जाएं ताकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उसके मुकाबले में हाई यील्डिंग वैरायटी, जो हाइब्रिड सीड्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। तो इससे क्या हुआ, फार्मर्स क्या हुए, उनकी इनकम बढ़ी ना। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ी, और ऐसा प्रीडोमिनेंटली हमने देखा कि जो हरियाणा एंड पंजाब एंड जो वेस्टर्न यूपी वाला पोर्शन है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ एंड वहाँ के फार्मर्स इसलिए ज़्यादा प्रॉस्परस भी हुए। तो वहाँ पे इनिशियली ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था ये, और ये एक रेवोल्यूशन था इंडियन हिस्ट्री में। As a result, the same piece of land would now produce for larger quantities of food grain than was possible earlier. HVY seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. तो अब आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल सीड्स हैं तो ट्रेडिशनल सीड्स का क्या है, प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्शन लेस, इनका हाई, है ना, हाई प्रोडक्शन था। लेकिन जो HVY सीड्स हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, वाटर रिक्वायर्ड ज़्यादा था, है ना। इनको उतना नहीं था, इनको नॉर्मल था,
मतलब जितना ज़रूरत होती है उतनी। तो इससे क्या हुआ, अगर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मतलब पानी आपको ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए आज अभी प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है कि जो वाटर टेबल है वो काफ़ी लो हो गया है। जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, हालांकि प्रोडक्शन हाई हुआ लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि इसको फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी इसको बहुत चाहिए। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं कि जैसे हम उनको स्प्रे करेंगे जब, तो वो क्या करेंगे, जल्दी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और सॉइल में एब्जॉर्ब होने की वजह से एक चीज़ और होती है कि सॉइल जो है अपना कंटेंट लूज़ करता है। तो नेक्स्ट टाइम उस सॉइल पे और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होगी ताकि वो रिटेन कर सके। तो इससे क्या हुआ कि फर्टिलाइज़र्स ने क्या किया, लैंड को डिग्रेड भी किया। हालांकि इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स के ओवर यूज़ की वजह से क्या हुआ, लैंड का डिग्रेडेशन हुआ। इसमें ऐसा नहीं था ट्रेडिशनल सीड्स में। तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन हाई हुआ, इनकम हाई हुई, इनकम भी बढ़ी ना फार्मर्स की। अभी रिसेंटली जो कैंपेन चल रहा है कि फार्मर्स इनकम को डबल करना है, ये न्यूज़ में रहता है काफ़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हाई प्रोडक्शन हुआ, इनकम बढ़ी, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या हुआ, डिप्लीशन भी हो रहा था रिसोर्सेज का। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या हैं, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए मतलब डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंप सेट्स, कैनाल्स। तो ये सब क्या है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। विल द लैंड सस्टेन, तो क्या ऐसे में लैंड सस्टेन करेगी? जैसे कि हमने बात करी अभी, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उन्होंने क्या किया, ओवर यूज़ कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को। ओवर यूज़ कैसे कि जैसे मैंने बताया कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स को अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई। सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई तो नेक्स्ट टाइम उस सॉइल के लिए, जैसे मान लो आपने पहले एक्स अमाउंट यूज़ किया केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, ठीक है, उससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हुई। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस प्लस और ज़्यादा अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, ताकि सॉइल रिटेन कर सके। तो इससे क्या हुआ, ओवर यूज़ हुआ ना। तो लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन भी हो रहा था इस वजह से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो और क्या हुआ साथ साथ, कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। जो बार बार ग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ट्यूबवेल्स के लिए, तो उससे क्या हुआ, पानी का लेवल कम हो गया। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पंजाब में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हालांकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा रिवर्स हैं, इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, उसके बाद भी वहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हुआ, वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि कंटिन्यूस जो है हमने पानी को ओवर यूज़ किया, नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि लैंड सस्टेन ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा अभी तक कि पालमपुर में मेन विलेज एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है, उसके अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, तो ये क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। उसके बाद में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे, 4 फैक्टर्स देखे हमने, और उसके बाद हमने धीरे धीरे क्या है, पालमपुर की एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पार्ट 1 मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।